हेलो प्रिय विद्यार्थियों, आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे, स्वस्थ एवं खुशहाल होंगे। आज हम गाउस के नियम के अनुप्रयोग समझने वाले हैं। गाउस के नियम का अनुप्रयोग हम समझें तो सबसे पहले हमें यह देखना होगा कि गाउस के नियम को किस प्रकार से हम अप्लाई करें। तो ध्यान दीजिए बच्चों, गाउस के नियम को अप्लाई करते समय हमें किन बातों का ध्यान रखना होगा। तो हम गाउस के नियम को पढ़ लेते हैं और हमारा गाउस का नियम कहता है कि कोई भी बंद पृष्ठ है, उस बंद पृष्ठ से संबंध जो विद्युत फ्लक्स होगा उसका मान यह होता है फाई इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ई डॉट डी एस इक्वल्स टू सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये हम पहले अच्छी तरह से समझ चुके हैं। इसी की सहायता से हम किसी भी पृष्ठ के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे। तो गाउसीय पृष्ठ का निर्माण करते समय हमें क्या ध्यान में रखना है, दो बातें यहाँ पर महत्वपूर्ण। पहली है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण एक समान हो, यानी कि हम जो गाउसीय पृष्ठ लेंगे, सपोज करो ये अगर हमने एक गाउसीय पृष्ठ बना दिया गोलाकार, तो इस गाउसीय पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर तीव्रता एक समान होने वाली है। यानी ये बिंदु A है, ये बिंदु B है और ये बिंदु C है, या ये बिंदु D है। सभी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होने वाली है, एक समान होने वाली है। तो हमें यह ध्यान में रखना है। दूसरा, पृष्ठ के चयनित भागों में क्षेत्रफल की दिशा विद्युत क्षेत्र E के समांतर अथवा लंबवत हो। यानी जो भी हम गाउसीय पृष्ठ बनाएं और उस पृष्ठ के जितने भी भाग हैं उन सभी भागों के लिए हमें विद्युत क्षेत्र E तथा सदिश क्षेत्रफल A है, उनके मध्य का जो एंगल होगा वो या तो 90 डिग्री होना चाहिए, यानी E और A या तो दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो, या फिर E और A एक दूसरे के समांतर होने चाहिए। दो चीजें हमें इसमें रखने की, एंगल है वो या तो 0 डिग्री हो या फिर आपका 90 डिग्री हो। तो ये होना चाहिए, यहां पर एंगल है वो 90 डिग्री आ रहा है और यहां पर एंगल है वो 0 डिग्री आ रहा है। तो ये दो चीजें हमें ध्यान में रखना है कि जो भी हम गाउसीय पृष्ठ बनाएं उस गाउसीय पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु के लिए E तथा A समांतर हो या फिर लंबवत हो। ये दो चीजें इसमें हमें ध्यान में रखनी है। तो ये बात आपको समझ में आई होगी। गाउसीय पृष्ठ का निर्माण करते समय इस प्रकार के हम एक सममित गाउसीय पृष्ठ की रचना करेंगे। ओके बच्चों, अब हम चलते हैं कि आज हमारा जो महत्वपूर्ण टॉपिक रहने वाला है वो कौन सा है। तो देखिए बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के हिसाब से, इसलिए इसको आप ध्यान से समझिए। बहुत आसान है कि गाउस के नियम से अनंत रेखीय आवेशित तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें ज्ञात करनी है। यानी कि हमने एक आवेशित तार लिया है और जो आवेशित तार है उसकी लंबाई हमने क्या मानी है, अनंत मानी है। तो उस अनंत रेखीय आवेशित तार के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें ज्ञात करनी है। तो देखिए, सबसे पहले हमने एक आवेशित तार लिया है, यह आवेशित तार AB आपको दिख रहा होगा, यह आवेशित तार AB है, ये हमने लिया है और इसको हमने प्लस क्यू आवेश दिया गया है। तो ये प्लस क्यू आवेश है वो इसके पृष्ठ पर एक समान रूप से वितरित है। ये इस प्रकार से इसके पृष्ठ पर एक समान रूप से वितरित है और इस आवेशित तार के कारण से हमें, इस आवेशित तार का हमने मध्य बिंदु O लिया है और इस मध्य बिंदु O से R डिस्टेंस पर,
ये डिस्टेंस आपका r है और इस r डिस्टेंस पर यहाँ पर हमने बिंदु P लिया है, यहाँ पर बिंदु P लिया है। इस बिंदु P पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है और इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए देखिए हम क्या करते हैं, इस तार पर 2 लंबाई अल्फांस लेते हैं और 2 लंबाई अल्फांस जो ले रहे हैं वो बिंदु O जो इस तार का मध्य बिंदु है उससे देखिए मध्य बिंदु O है, इस मध्य बिंदु O से एक यहाँ पर ये हमने A1 लिया है, यहाँ लंबाई अल्फांस, एक दूसरा लंबाई अल्फांस ये लिया है, A2 लिया है और ये दोनों लंबाई अल्फांस है बिंदु O से, ये डिस्टेंस भी L है और ये डिस्टेंस भी आपकी L है, समान दूरी पर लिए हैं। तो जो कि दोनों जो लंबाई अल्फांस है A1 A2 जिन एक जैसे हैं और बिंदु O से L दूरी पर हैं और बिंदु P जहां पर हमें तीव्रता ज्ञात करनी है, इनकी A1P यहां से यहां तक ये डिस्टेंस है A1P और ये डिस्टेंस है A2P, ये भी आपस में बराबर है। तो A1P और A2 आपस में बराबर होने के कारण से A1 और A2 के कारण जो तीव्रता है, A1 के कारण बिंदु P पर तीव्रता उसको हम लिख रहे हैं DE1 लिख रहे हैं और A2 के कारण तीव्रता उसको क्या लिख रहे हैं DE2 लिख रहे हैं। ये दोनों परिमाण में क्या होंगे, बराबर होने वाली हैं। दोनों परिमाण में बराबर क्यों होने वाली हैं, क्योंकि हम यहां से देख पा रहे हैं कि तीव्रता जो दूरी है A1P और A2P वो आपस में बराबर है, इसलिए इन दोनों अल्पांशों के कारण बिंदु P पर तीव्रता DE1 और DE2 आपस में क्या होगी, बराबर होंगी। लेकिन इन तीव्रताओं की दिशा अलग अलग है और दिशा अलग अलग क्या है, A1 के कारण से जो तीव्रता की दिशा है दिस इज द ये A1P के कारण इसको हम कहेंगे DE1, तो ये DE1 है। इसी प्रकार A2 के कारण से जो तीव्रता आ रही है वो आ रही है, ये तीव्रता डायरेक्शन ये A2 के कारण इसकी जिसको हम कहते हैं DE2, इसकी दिशा A2P की तरफ है। आप देख रहे हैं इसकी दिशा A2P की तरफ है। ये दिशा अलग अलग होने के कारण से A1P की दिशा ये है आपकी और A2P की दिशा DE2 इस प्रकार है। तो दोनों की तीव्रता अलग अलग होने के कारण से इनको हम घटकों में वियोजित करेंगे और जब घटकों में वियोजित करते हैं तो इनके देखते हैं घटक कौन कौन से आते हैं। अब चूंकि ये एंगल थीटा आपका, दिस एंगल थीटा, ये एंगल भी थीटा है, इसलिए यहाँ पर जो एंगल बनेगा ये भी थीटा बनने वाला है और यहाँ पर एंगल बनने वाला है ये भी क्या बनने वाला है, थीटा बनने वाला है। तो अगर इसको हम घटकों में वियोजित करें हैं तो देखिए हमारे पास जो घटक प्राप्त हो रहे हैं ये लंबवत घटक हो किसका, DE2 का, क्योंकि आपकी DE2 ये है, इस DE2 का, क्योंकि DE2 इस डायरेक्शन में हमें मिल रहा है तो इसका जो लंबवत घटक आएगा वो ये आएगा DE2, इसको बोलेंगे DE2 साइन थीटा। ऐसे ही DE1 है, इसका लंबवत घटक इस तरफ आएगा जिसको बोलेंगे DE1 साइन थीटा। तो आप देख सकते हैं DE2 साइन थीटा और DE1 साइन थीटा, DE2 साइन थीटा और DE1 साइन थीटा एक दूसरे के विपरीत दिशा में होने के कारण और चूंकि परिमाण में बराबर हैं इसलिए ये एक दूसरे के प्रभाव को कैंसिल करने वाले हैं, यानी इन दोनों के कारण से हमें कोई तीव्रता प्राप्त नहीं होनी, यानी कि ये वाला घटक और ये वाला घटक एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे और इनके कारण से हमें कोई तीव्रता प्राप्त नहीं होगी। अब इन दोनों के क्षैतिज घटक की बात करें तो जो DE2 है इसका क्षैतिज घटक है वो इस दिशा में आएगा जिसको हम DE2 cos थीटा लिखेंगे
और ये जो DE1 है इसका क्षैतिज घटक भी इसी दिशा में आने वाला है, जिसको हम लिखने वाले हैं DE1 cos थीटा। इसको घटकों में विभाजित करें तो यहां से देखिए लंबवत घटक DE2 sin थीटा और DE1 sin थीटा ये एक दूसरे के बराबर है, क्योंकि DE1 है वो बराबर है DE2 के, इसलिए ये एक दूसरे के प्रभाव को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। हमें कोई तीव्रता नहीं मिल रही है। हमें तीव्रता किसके कारण से मिलेगी, क्षैतिज घटक के कारण से, क्योंकि क्षैतिज घटक कहाँ ये आ रहा है, दोनों इसी दिशा में DE2 cos थीटा, और ये जो DE1 है इसका भी इधर आ रहा है DE1 cos थीटा। तो DE2 cos थीटा और DE1 cos थीटा एक ही दिशा में है, इसके कारण से ये दोनों घटक आपस में जुड़ जाएंगे। कहने का मतलब ये हुआ कि यहां पर अगर इसको हम घटकों में विभाजित कर रहे हैं तो इनके जो लंबवत घटक हैं वो एक दूसरे के प्रभाव को कैंसिल कर रहे हैं और क्षैतिज घटक एक ही दिशा में होने का आपस में जुड़ जा रहे हैं। तो परिणामी जो तीव्रता हमें मिलने वाली है, यानी ये वाला घटक कैंसिल होंगे और DE2 cos थीटा और DE2 cos थीटा एक ही दिशा में होने का आपस में जुड़ जाएंगे। तो तीव्रता हमें केवल कौन सी दिशा में प्राप्त हो रही है, OP दिशा में, यानी ये डायरेक्शन किसकी, परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की। चूंकि आगे ये देखिए ये जो अनंत रेखीय आवेशित तार है वो इसी प्रकार के लंबाई अल्फांशों से मिलकर बना हुआ है, और इन सभी जो लंबाई अल्पांश है उसके कारण से इनके जो लंबवत घटक होंगे वो परिमाण में बराबर होने के कारण से और दिशा में विपरीत होने के कारण से कैंसिल हो जाएंगे। एंड यहाँ पर हमें केवल इन सभी घटकों का क्षैतिज घटक हमें मिलेगा जो कि OP दिशा में यानी अक्ष दिशा में है। तो इस तार के कारण से जो परिणामी तीव्रता हमें प्राप्त हो रही है वो किस दिशा में प्राप्त हो रही है, इस तार के लंबवत यानी कि OP दिशा में प्राप्त हो रही है। तो हमने पहला काम कर लिया कि इस अनंत रेखीय आवेशित तार के कारण हमें विद्युत क्षेत्र की दिशा ज्ञात करनी थी, और दिशा हमें मिल रही है इस तार OP तार के लंबवत, इस दिशा में हमें तीव्रता प्राप्त हो रही है। हमें दिशा ये हो रही है, ये फाइनल E की दिशा इस अनंत रेखीय आवेशित तार के कारण से। अब दिशा प्राप्त हो गई तो हमें इस अनंत रेखीय आवेशित तार के कारण ये बिंदु जो P था, इस बिंदु P पर हमें E का मान ज्ञात करना है, E का परिमाण ज्ञात करना है कि E का मान कितने वाला है, इसकी वैल्यू कितनी आने वाली है वो हम ज्ञात करते हैं। और इसकी वैल्यू ज्ञात करने के लिए हमें एक गाउसीय पृष्ठ बनाना पड़ेगा, और चूंकि ये तार है जिसके पास लंबाई है तो इसके लिए जो गाउसीय पृष्ठ बनेगा वो कैसा होगा, बेलनाकार होगा। यानी इस प्रकार के एक बेलनाकार हम गाउसीय पृष्ठ का निर्माण करने वाले हैं। ये जो बेलनाकार गाउसीय पृष्ठ है इसके इस वक्र पृष्ठ पर बिंदु P स्थित होगा। तो इस प्रकार के बेलनाकार गाउसीय पृष्ठ का हम निर्माण करते हैं। इसमें भाषा लिखी हुई है, इसको समझ पढ़ लेना कि AB, हमने भाषा क्या लिखी कि AB एक अनंत रेखीय आवेशित तार है जिसका रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा है। हमें याद रखना है रेखीय आवेश घनत्व, अगर जिसके पास केवल लंबाई है तो उसके लिए रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा लिखते हैं, और लैम्डा इक्वल्स टू होता है उस पर कुल चार्ज और उसकी कुल लंबाई। तो लैम्डा इक्वल्स टू होता है Q/L, और इसका जो मात्रक होता है वो कूलाम पर मीटर होता है, ये आपको समझना। इससे लंबवत OP बराबर R पर बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तीव्रता ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम दिशा ज्ञात करते हैं, और दिशा ज्ञात करने के लिए बिंदु O से समान दूरी पर हमने दो लंबाई अल्फांश लिए L लंबाई के A1 व A2। इनके कारण से बिंदु P पर तीव्रता का मैग्नीट्यूड DE1 व D2 है। क्योंकि इनकी दूरी A1P और A2P आपस में बराबर है होने के कारण बिंदु P पर तीव्रता का परिमाण तो बराबर आ रहा है, लेकिन दिशा क्या हो रही है, दिशा अलग अलग आ रही है। तो इसको घटकों में हम वियोजित कर रहे हैं, और घटकों में अगर हम वियोजित कर रहे हैं तो देखिए लंबवत घटक एक आ रहा है DE sin थीटा, DE2 sin थीटा विपरीत दिशा में होने का निरस्त हो जाते हैं।
तो संपूर्ण रेखीय आवेशित तार के कारण से हमें तीव्रता जो मिल रही है वो किस दिशा में मिल रही है, ओपी दिशा के अनुदिश दिशा में प्राप्त हो रही है, जो इसके अंदर लिखा हुआ है, इसको अच्छे से आप पढ़ लेना। तो तुम कह सकते हैं कि संपूर्ण रेखीय आवेशित तार के कारण बिंदु पी पर तीव्रता है वो ओपी दिशा में यानी तार के लंबवत प्राप्त हो रही है। अब इसके लिए हमने जो गाउसीय पृष्ठ बनाया वो गाउसीय पृष्ठ देखिए, ये हमारा गाउसीय पृष्ठ है, ध्यान से देखना। हमने बेलनाकार गाउसीय पृष्ठ बनाया। ये हमारा अनंत रेखीय आवेशित तार था। बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए हमने क्या किया कि जो R दूरी थी, यहां से यहां तक की जो R दूरी, इसको हमने क्या माना, रेडियस, इसको त्रिज्या मानते हुए, और ये इसकी जो लंबाई हमने ली L लंबाई और R त्रिज्या का हमने इस प्रकार के एक ही बेलनाकार गाउसीय पृष्ठ की कल्पना की है। ये हमारा गाउसीय पृष्ठ है। अब ये जो गाउसीय पृष्ठ है, इस गाउसीय पृष्ठ से संबंध जो फ्लक्स होगा वो हम गाउस के नियम से ज्ञात करने वाले हैं। तो चूंकि हम जानते हैं कि गाउसीय पृष्ठ के अंदर टोटल चार्ज कितना होगा, क्योंकि हमें पता है कि गाउस का नियम क्या कहता है कि गाउसीय पृष्ठ में टोटल चार्ज सिग्मा क्यू वो कितना होगा, और सिग्मा क्यू ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना है, हम जानते हैं कि रेखीय आवेश करना तो लैम्डा इक्वल्स टू होता है Q अपॉन L। अगर इस गाउसीय पृष्ठ में टोटल चार्ज सिग्मा क्यू है और इस गाउसीय पृष्ठ की लंबाई हमने कितनी ली है, L ली है, इस गाउसीय पृष्ठ की लंबाई L है, ये हमारी L लंबाई ले रखी है, तो सिग्मा क्यू अपॉन L आ जाएगा। तो यहां से सिग्मा क्यू की जो वैल्यू आने वाली है हमारे पास वो कितनी आने वाली है, सिग्मा क्यू इक्वल्स टू आने वाला लैम्डा L, सॉरी स्मॉल l है, स्मॉल l। तो ये गाउसीय पृष्ठ में कुल आवेश है, गाउसीय पृष्ठ के अंदर कुल आवेश है। यदि हम फ्लक्स ज्ञात करना चाह रहे हैं तो हमें पता है फ्लक्स के लिए जो फॉर्मूला आता है गाउस के नियम से, वो हमारे पास है फाई बराबर क्लोज इंटीग्रेशन E डॉट ds इक्वल्स टू सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट है। अब ये देखना है कि ये जो आपका गाउसीय पृष्ठ है उसके 3 भाग बने हुए हैं, तो इस समाकलन को हम 3 भागों में तोड़ देंगे। 3 भाग कौन कौन से होंगे, देखिए ये होगा S1 E ds cos थीटा प्लस इंटीग्रेशन S2 E ds cos थीटा प्लस इंटीग्रेशन S3 E ds cos थीटा। ये हमारे पास आ गया, यानी इस इंटीग्रेशन को हमने इस प्रकार से 3 भागों में तोड़ दिया, और ये किसके बराबर है, सिग्मा क्यू की वैल्यू हमारे पास कितनी आ रही है, लैम्डा L अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है। अब हमें देखना है कि ये हमारे पास S1 S2 और S3 जो पृष्ठ हैं उनके लिए E और DS के मध्य एंगल कितना है। तो वापस हम अपने इस गाउसीय पृष्ठ पर जाते हैं और इसको हम समझते हैं। ये हमारा गाउसीय पृष्ठ, और इसमें आप देखिए हमने इसके 3 पृष्ठ बना लिए। ये जो ऊपरी वर्ताकार भाग है इसको हमने S1 कहा है, नीचे वाला जो वर्ताकार भाग है इसको हमने S2 कहा है, और मध्य का जो वर्ताकार भाग है इसको हमने S3 कहा है। तो आप देखिए ऊपरी जो वर्ताकार भाग है S1, इसके लिए एरिया यानी ds की डायरेक्शन अपवर्ड है और E की डायरेक्शन इधर है, तो थीटा यहाँ पर 90 डिग्री बन गया है। ऐसे यदि हम नीचे वाले वर्ताकार भाग के लिए देखें तो नीचे वाले वर्ताकार भाग के लिए भी इसका एरिया नीचे की तरफ है, ds की डायरेक्शन ये है एंड इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये हमारे पास आ रही है, तो यहां पर भी एंगल कितना बन रहा है, 90 डिग्री।
हमें ध्यान रखना है कि जो गाउसिय पृष्ठ जो कि बंद पृष्ठ होता है, इसलिए बंद पृष्ठ के लिए एरिया की दिशा हमेशा पृष्ठ के लंबवत और आउटवर्ड यानी बाहर की तरफ होती है। ओके, अब दूसरा मध्यम भाग देखिए, जो वक्राकार भाग है, इस मध्यम भाग के लिए ई के डायरेक्शन हमारे पास ये है, ये ई की डायरेक्शन है, और इसके लिए यही किसकी डायरेक्शन है, एरिया की, डीएस की डायरेक्शन भी यही है हमारे पास। तो यहां से हमने समझा कि ये जो आपका गाउसिय पृष्ठ था, जिसका ऊपरी वर्ताकार भाग, निचला वर्ताकार भाग और मध्यम का वक्राकार भाग, तो दोनों जो वर्ताकार भाग है उसके लिए थीटा की वैल्यू 90 डिग्री आ रही है, एंड जो मध्य का आपका ये वक्राकार भाग है इसके लिए थीटा की वैल्यू क्या आ रही है, 0 डिग्री आ रही है। तो ये वैल्यू हम पुट करते हैं तो हमारे पास देखिए इसके अंदर इस रिजल्ट में अगर वैल्यू पुट करते हैं तो क्या आने वाला है, आप देख सकते हैं इसके अंदर अगर वैल्यू पुट करेंगे तो जो S1 है इसके लिए भी थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री है, S2 इसके लिए भी थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री है, और इसके लिए थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री है। और हम जानते हैं cos 90 इक्वल्स टू होता है 0 एंड cos 0 इक्वल्स टू होता है 1, ये चीज हमें पता है। तो यहां से करेंगे तो इसके लिए भी 0 हो जाएगा, जो पहले वाला भाग है, यानी ये भी किसके बराबर हो गया, 0 के बराबर हो गया, ये भी क्या हो गया, 0 के बराबर हो गया। केवल इस वाले भाग से हमें मिलेगा, और इस वाले भाग का कितना आने वाला है, इस वाले भाग का आने वाला है हमारे पास इंटीग्रेशन, ये आ रहा इंटीग्रेशन S3 और कितना आएगा E ds, क्योंकि थीटा की वैल्यू 0 डिग्री हो गई तो cos 0 1 हो गया, और लेमडा L अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये हमारे पास आने वाला है। इसको आगे और सॉल्व करते हैं। अब देखिए इसके अंदर जो E है वो कांस्टेंट है, E हमारा क्या है, कांस्टेंट है। अगर E नियत है, E हमारा क्या है, नियत है, तो समाकलन से बाहर आ जाएगा, और यदि ये समाकलन से बाहर आता है तो देखिए हमारे पास इसका क्या रूप बनने वाला है। मैं यहां करता हूं इसको, तो यहां पर हमारे पास आएगा E समाकलन ds, कौन सा, S वाला 3 भाग, और क्या आने वाला है, लेमडा L अपॉन एप्सिलॉन नॉट आने वाला है। अब देखिए इसका मतलब है कि जो आपका वक्राकार भाग है उसका एरिया, जो सिलेंडर है उस सिलेंडर के वक्राकार भाग का एरिया कितना है, देखिए यहां, तो ये जो आपके सिलेंडर का वक्राकार भाग है, इस वक्राकार भाग का एरिया जिसकी लंबाई L है और इसकी रेडियस क्या है, R है, तो इसका वक्र भाग का एरिया आता है सिलेंडर का 2 पाई R L आता है। ये यहां पुट कर देते हैं, और जैसे यहां हम पुट करेंगे तो देखिए हमारे पास क्या आने वाला है, E इंटू 2 पाई R L इक्वल्स टू लेमडा L अपॉन एप्सिलॉन नॉट आ गया, L से L कैंसिल आउट हो गया। तो हमारे पास जो E का फॉर्मूला आ रहा है, देखिए E बराबर हमारे पास क्या आने वाला है, 1 अपॉन 2 पाई R, 2 पाई R नीचे आ जाएगा, और ऊपर इधर था लेमडा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये इसका आ गया। तो हमारे पास इस प्रकार से जो गाउसिय पृष्ठ हमने बनाया है अनंत रेखीय आवेशित तार के कारण से, उसके लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो सूत्र प्राप्त हो रहा है वो E बराबर 1 अपॉन 2 पाई R लेमडा अपॉन एप्सिलॉन नॉट है। तो ये आपके अच्छे से समझ में आया होगा बच्चों, इज वेरी इंपॉर्टेंट है। इसका हमने टेक्स्ट फॉर्म में भी आपको दे रखा है इसको, तो उस टेक्स्ट फॉर्म में मैं आपको और समझा देता हूँ ताकि आपको PDF के रूप में भी वो आपके काम में आ जाएगा। तो हमने क्या किया है, जो हमारा बेलनाकार वक्र पृष्ठ था उसको हमने 3 भागों में डिवाइड किया, ऊपरी वर्ताकार भाग, निचला वर्ताकार भाग और मध्य का। हमारा जो समाकलन था उसके 3 पार्ट हो गए, S1, S2, S3 और लेमडा L अपॉन एप्सिलॉन।
यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट होना चाहिए, निर्वात की विद्युशीलता इसमें दे देना, एप्सिलॉन नॉट आएगा ये, यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट होकर ये क्या बनेगा, एप्सिलॉन नॉट है। ओके ठीक। अब हमने देखा कि जो दोनों वर्ताकार भाग है उसके लिए थीटा कितना आ गया है, 90 डिग्री आ गया है, और जो आपका वक्राकार भाग था उसके लिए थीटा क्या आ गया, 0 डिग्री आ गया है। और इसको आगे हम सोल्व करते हैं तो देखिए क्या बनने, आगे जब सोल्व करेंगे तो दोनों का तो 0 हो गया है, दोनों वर्ताकार भाग का 0 हो गया, वक्राकार भाग का ई डी एस आ गया, लेमडा एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट आ गया है। अब इस ई डी एस है, इसमें ई कांस्टेंट है तो बाहर आ गया, ठीक है। अब इंटीग्रेशन करना, समाकलन करना है वक्राकार भाग का, और उसका आता 2 पाई आर एल, तो यहाँ पर हमारे पास 2 पाई आर एल आ गया है। एल से एल अब कट गया है और एल से एल कैंसिल आउट हो गया है, तो हमारे पास ई की वैल्यू आई लेमडा अपॉन 2 पाई आर एप्सिलॉन नॉट, ही हमारे पास इसकी वैल्यू आ चुकी है। तो ये आपके समझ में आया होगा बच्चों कि हमारे पास ई की जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है ई इक्वल्स टू लेमडा अपॉन 2 पाई आर एप्सिलॉन नॉट। सदिश रूप में लिखेंगे तो इसका सदिश रूप ये आने वाला है, ई सदिश बराबर लेमडा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, और आर केप की दिशा वही है जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा, यानी तार के लंबवत ओपी डायरेक्शन में, ओपी दिशा में है। ठीक है बच्चों, तो ये चीज आपकी समझ में आई होगी अच्छे से, बड़ा ही महत्वपूर्ण डेरिवेशन है। तो हमने देखा अनंत रेखीय आवेशित तारे कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो हमारे पास फॉर्मूला बन रहा है वो ये फॉर्मूला बन रहा है, वेरी इंपॉर्टेंट, ई बराबर लेमडा अपॉन 2 पाई आर एप्सिलॉन नॉट। अगर इसको मैं ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, ध्यान देना 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ऊपर आ जाएगा 2 लेमडा अपॉन नीचे 2 कितना हो जाएगा 4 पाई आर एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ये चीज आ गया। अब इसको थोड़ा सा और हम चेंज करके लिखें, देखिए क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, हम जानते हैं इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ऊपर आ गया लेमडा 2 लेमडा अपॉन नीचे आ गया ये आर। ठीक है, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, के होता है, इसको हम जानते हैं कि के की वैल्यू है, तो ये हमारे पास किसके बराबर आ जाएगा, यानी जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आएगी वो ई बराबर क्या आएगी, के 2 लेमडा अपॉन आर। इसको इस रूप में भी याद कर सकते हैं, इजी है, आसान है, क्योंकि कैलकुलेशन करते समय हमें के की वैल्यू पता है, के की वैल्यू होती है 9 गुणा 10 की घात 9 होती है, इसलिए ई बराबर अनंत रेखीय आवेशित तारे कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र है ई बराबर के 2 लेमडा अपॉन आर। ओके बच्चों, क्लियर हुआ आपकी ये चीजें। अब इस फॉर्मूले से हमें क्या पता लग रहा है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किन किन राशियों पर डिपेंड करती है, उसको हम यहां पर समझ लेते हैं इस फॉर्मूले से, और ग्राफ को समझते हैं कि क्या ग्राफ हमें मिल रहा है, क्योंकि डिपेंडेंस हमें पता चलेगा तो हमें ग्राफ का भी पता चल जाएगा। ओके बच्चों, अब चलो देखते हैं, मैं वापस वो सूत्र लिखता हूं, ई बराबर 2k लेमडा अपॉन आर। यहां से हमें यह पता चल रहा है कि जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई है वो रेखीय आवेश घनत्व के तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, रेखीय आवेश घनत्व के डायरेक्टली, यानी लेमडा बढ़ेगा, रेखीय आवेश घनत्व बढ़ेगा तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बढ़ेगी। और ई और लेमडा में ग्राफ बनाते हैं तो हमारा ग्राफ एक सीधी रेखा बनती है जो कि मूल बिंदु से पास होती है, तो ये ई और लेमडा के मध्य ग्राफ हमारा प्राप्त हो रहा है। पहली बात कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो रेखीय आवेश घनत्व के समानुपाती है। दूसरा देखिए, दूसरी चीज इसमें हमें दिख रहा है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आर के क्या मिल रही है, हमें उल्टी मिल रही है, व्युत्क्रमानुपाती है। तो यहां से हम देखेंगे कि ई है वो आर के व्युत्क्रमानुपाती है, आर, तो ये हमारे पास आ रहा है आर के व्युत्क्रमानुपाती है। तो यदि ई और आर के मध्य ग्राफ बनाएंगे तो हमारा ग्राफ इस प्रकार का आएगा, जैसे जैसे आर बढ़ेगी वैसे वैसे ई का मान क्या होगा, घटता चला जाएगा।
तो अनंत रेखीय आवेशी तार के कारण से विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता का सूत्र में मिल रहा है E बराबर 2k लैम्डा अपॉन r। इससे हमें इस बात का पता चला कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो रेखीय आवेश नहीं तो लैम्डा के समानुपाती है, r के व्युत्क्रमानुपाती होती है, जिसका ग्राफ हमारे सामने ये आ रहा है। ये लैम्डा के लिए ग्राफ है और ये r के लिए ग्राफ है। दोनों ही ग्राफ इज वेरी इंपॉर्टेंट है। तो ये हमारा आज का एक इम्पॉर्टेंट डेरिवेशन था, एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक था जो आपके अच्छे से समझ में आया होगा बच्चों। अच्छे से समझ में आ रहा है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।